अभी हम लोग डी स्पेस सॉफ्टवेयर के बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, डी स्पेस, डिजिटल स्पेस। तो जैसे हम लोग गूगल ड्राइव, टेलीग्राम, मीडिया फायर ऐसे जगहों पर अपने इमेजेस, वीडियोस, MP3 ये सारी चीज़ें अपलोड कर देते हैं, बट अपने मोबाइल से हम उसको डिलीट कर देते हैं, फिर भी हमें वो मिल जाता है। गूगल पे जितनी भी चीज़ें अपलोड की जाती हैं वो हमें मिल जाती हैं, चाहे हमारे फ़ोन में हो ना। यूट्यूब पे जो अपलोड की जाती हैं वो हमें मिल जाती हैं। तो ठीक इसी प्रकार से उन प्लेटफॉर्म पे जैसे डिजिटल रूप में ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, तो डी स्पेस भी जगह प्रदान करता है जहाँ पे डिजिटल सामग्रियों को इकट्ठा किया जा सकता है। जैसे लाइब्रेरीज़ में ढेर सारी सॉफ्ट कॉपीज़ आती हैं, रिपोर्ट्स आते हैं, न्यूज़पेपर्स आते हैं, ढेर सारी चीज़ें आती हैं। तो लाइब्रेरीज़ के कंप्यूटर्स में 1000 GB का रैम मेमोरी होता है, हार्ड डिस्क होता है 1 TB का, तो वो भर जाता है। तो इसके लिए डी स्पेस सॉफ्टवेयर यूज़ में लाया जाता है कि डिजिटल कोर्स के रूप में, डिजिटल सामान को भरने के लिए हार्ड डिस्क के रूप में काम करता है, जिसमें ये सारी चीज़ें जो डिजिटल सामग्री है उसको हम लोग अपलोड कर सकते हैं। इसका जो कार्य है वो मुख्यतः 3 प्रकार का कार्य है। सबसे पहले जो मॉड्यूल का है उसका प्रस्तुतिकरण है, और डिजिटल प्रस्तुतिकरण का प्रयोग करते हुए डिजिटल सामग्री को प्राप्त करना और उसकी व्याख्या करना। दूसरी चीज़, डिजिटल परिसंपत्तियों को वितरित करना। जो डिजिटल संपत्तियां हैं उसको दूसरे लाइब्रेरी में या यूज़र तक पहुंचाना। तीसरी जो चीज़ है वो संरक्षण करना डिजिटल परिसंपत्तियों को। अगर गूगल ड्राइव से कभी हमारे इमेजेस या वीडियो उड़ जाते हैं तो हम कंप्लेन करने के बाद गूगल से हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो संरक्षण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ट्रस्ट बनेगा इस सॉफ्टवेयर के ऊपर लोगों का। तो ये मुख्यतः 3 काम है। अब ये कहाँ कहाँ पे प्रयोग होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सभी प्रकार के पुस्तकालयों में इसका प्रयोग किया जाता है, चाहे उसमें प्रलेख, इमेजेस या मौखिक इतिहास कुछ भी प्रदर्शन करने हो, इसमें प्रयोग किया जाता है। दूसरा, जो कॉरपोरेट अभिलेखागार होते हैं, म्यूज़ियम्स, उसमें इसका प्रयोग होता है। जो NGOs होते हैं उसमें जो कागजात होते हैं, प्रपत्र होते हैं, उसको सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। अनुसंधान केंद्र में तो आप जानते हैं करोड़ों रिपोर्ट्स इकट्ठी होती हैं, तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। ये एक सॉफ्टवेयर है, इसका प्रयोग करके इसमें सुरक्षित रखा जा सकता है, जैसे हमारा गूगल ड्राइव है, ठीक इसी तरीके से। और विद्यालयों में यह प्रयोग किया जाता है, उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे पुरस्कार विजेताओं के नाम, फिर इलेक्ट्रॉनिक शोध निबंध, ये सारी चीज़ें वहाँ पे इकट्ठी होती हैं। प्लस मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स भी आते रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें वो सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं। तो यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। अब डी स्पेस के जो कार्यात्मक विशेषताएं हैं उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये पूर्ण विषय वस्तु की खोज कर लेता है। हम कितना भी डेटा उपलब्ध उसमें करा लें, बहुत ही आसानी से उसको खोजा जा सकता है। दूसरा, नेविगेशन सिस्टम, जो भी हम लोगों ने अपलोड किया फाइल, उस तक बहुत ही आसानी से पहुंचा जा सकता है। जैसे नेविगेशन सिस्टम के बारे में मैंने इसके पिछले वीडियोस में, जब मैंने कैल्क, राइटर, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था, तो उसको एकदम स्पष्ट रूप से नेविगेशन क्या होता है उसको बताया था। तो नेविगेट कर सकते हैं अपने फाइलों को, और उसके बाद समर्थित फाइलों के प्रकार को ओपन कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की जो फाइलें होती हैं उसको हम लोग ओपन भी कर सकते हैं। मल्टीमीडिया हो गया, डेटा हो गया, या अन्य सब्जेक्ट्स हो गया, उसको सीखने में डी स्पेस का प्रयोग किया जाता है। गूगल इंडेक्सिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। ओपन URL, SFX एंड ओपन URL, ये सारी चीज़ें, लिंक को ये प्रयोग करके बहुत ही अच्छा इसमें सहायक है। अगला, कार्यात्मक पहलू के रूप में देखें तो डेटा प्रबंधन के रूप में बहुत ही अच्छा कार्य करता है। ये 3 तरह में ये मेटा डेटा का प्रबंधन करता है। एक तो वर्णनात्मक रूप में, और दूसरा प्रशासनिक रूप में, और तीसरा संरचनात्मक रूप में। तो ये त्रिस्तरीय फार्मूले पे ये कार्य करता है। और उसके बाद चयन प्रबंधन और प्राधिकरण नियंत्रण, इसका ये संरचना, जो कॉन्फ़िगरेशनल संरचना है, वो बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। और लाइसेंस तो सबके लिए मुफ्त ही है, कोई भी इसको आसानी से प्राप्त कर सकता है। और URL एंड आइडेंटिफायर्स, पहचानकर्ता, इसकी भी अस्थायी पहचानकर्ता
के नाम से ही जैसे हम एक आईडी बना सकते हैं, उस आईडी हमारे आईडी जैसे हमारा गूगल ड्राइव पे एक आईडी होता है और हमारे आईडी पे ढेर सारी चीज़ें सेव होती हैं। तो अब मैं ही जिसको आईडी पता होगा या पासवर्ड पता हो वही उसको खोल सकता है। तो ये सुविधा भी इसमें है। अगला, विषय वस्तु को डी स्पेस में प्राप्त करना। किसी भी सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। एक क्वेश्चन भी पूछा गया था 2016 में कि डी स्पेस में कौन कौन से सॉफ्टवेयर शामिल हैं। हालांकि ये भी एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसके अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर शामिल हैं, तो हमें केवल सॉफ्टवेयर के नाम पढ़ने हैं, उसको याद करने हैं। इसमें जैसे जावा एसडीके हो गया, ये एक सॉफ्टवेयर है। एक पोस्टग्रे एसक्यूएल हो गया, एक सॉफ्टवेयर है। और एक अपाचे टॉमकैट भी है। इसके कई वर्जन आ गए हैं, जैसे 5.5, 0.28 ये सारे वर्जन हैं। अभी 7.05 वर्जन आ गया अपाचे टॉमकैट के। अपाचे मावेन इसका भी कई वर्जन आ चुका है। अपाचे ANT, जैसे टैली ERP9 था, फिर उसके बाद GST आया तो उसका बिजी आ गया। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स अपडेट होते रहते हैं, तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स उसमें यूज किए जाते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर्स के बारे में हम लोग जान लिए, और GSDL के बारे में हम लोग बाद में जानेंगे कल। तो ये डी स्पेस के बारे में पूरी जानकारी थी। सॉफ्टवेयर्स के बारे में, ये क्या चीज़ होता है, कहाँ पे प्रयोग होता है, ये कार्य कैसे किए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।